स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पोटेंशियोमीटर है को स्टडी करेंगे। जैसा कि वर्ड पोटेंशियोमीटर को अगर देखें तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, पोटेंशियो प्लस मीटर। और जैसे कि कॉमनली मीटर वर्ड स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। जैसे आप कहते थे स्पीडोमीटर मेजर्स एवरेज स्पीड, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस, बैरोमीटर मेजर्स प्रेशर। सो लाइकवाइज जो पोटेंशियोमीटर है वो मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंसेस का, मेजर्स द पोटेंशियल्स। तो पोटेंशियल के मेजरमेंट की जो बात करते हैं, जिस डिवाइस से करते हैं, उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंसेस अब पोटेंशियोमीटर जो है वो एक तरह का आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है, क्योंकि वोल्टमीटर से अगर हम वोल्टेज मेजर करते हैं, पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो वो उसमें से कुछ करंट ड्रा कर लेता है और जो रिजल्ट देता है वो अप्रोक्सीमेट देता है, एक्यूरेट नहीं देता। तो जो पोटेंशियोमीटर से जो पोटेंशियल के मेजरमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्यूरेट मेजरमेंट होते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट इसलिए होते हैं एज it does not draw any current from the cell to be balanced, दूसरी बात, क्योंकि ये नल पॉइंट मेथड के ऊपर बेस्ड है तो इसलिए भी इसके जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि किस पे बेस्ड है? नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है, नल पॉइंट मेथड, इसलिए इसके जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो जो पोटेंशियोमीटर जो है एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए यूज होती है, और बेसिकली यहाँ हम तीन पर्पसेस के लिए पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। पहला तो होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी सर्किट के किन्हीं दो पार्ट्स के बीच में पोटेंशियल मेजर करना, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेकंड, इससे हम कोई जो सेल्स हैं, प्राइमरी सेल्स, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल, उनकी ईएमएफ को भी कंपेयर करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल में भी है। सो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ प्राइमरी सेल्स। और थर्ड है किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना एक्यूरेटली, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस जिसके लिए हमने फार्मूला लिखा था E/V-1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो अगर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैलकुलेट कर लिए, उनकी बैलेंसिंग लेंथ निकल जाएगी और लोड रेजिस्टेंस आपको वाला करंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन तीनों एप्लीकेशंस को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट, इनको डिस्कस करने से पहले हम इस पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को स्टडी करना चाहते हैं, और पोटेंशियोमीटर है क्या एक्चुअली ये देखना चाह रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जब पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर में हमारे पास एक लॉन्ग वायर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर, उसकी लेंथ है 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर भी हो सकती है। जितनी ज्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर लिया जाएगा उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगा। हम सेंसिटिवनेस भी डिस्कस करेंगे जब पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी पढ़ेंगे तब। तो और ये जो वायर होता है, ये वायर किसका बना होता है? कांस्टेंटन
और मैग्नानिन और यूरेका, कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नानिन और यूरेका, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो हाई होती है और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होता है जिसको हम अल्फा कहते हैं वो स्मॉल होता है, इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नानिन को। अब किया क्या हमने, क्योंकि हमें वायर की लेंथ लेनी है 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, तो अगर हम एक ही लाइन के लॉन्ग अगर ले लेंगे तो अपरेटस हमारा बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत लेंथ डायमेंशंस में ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह हम करते हैं क्या है कि हमने सपोज ये वायर लिया यहाँ से और यहाँ तक इसकी लेंथ सपोज होगी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, और यहाँ हम मेटेलिक वाइड स्ट्रिप्स यूज कर देते से कॉपर की, और यहां से इसको फिर रिटर्न कर देते हैं इधर की तरफ, ताकि इस एज पे जाकर के इसकी लेंथ होगी कितनी 200 सेंटीमीटर। फिर एक आपने वाइड स्ट्रिप यूज कर ली, यहाँ हो गया इसका 200 सेंटीमीटर का एंड, इसको तो यहाँ टच करेंगे, सपोज 30 है या 50 या 80, ये 100, ये 10, ये 120, इस तरह से इस पॉइंट से फिर ये 100 सेंटीमीटर की वायर और ले ली, और यहाँ तक जो लेंथ होगी ये आपके पास होगी, ये 200 था तो यहाँ 200 से ये कितना पहुंच गया 300 सेंटीमीटर में। फिर एक वायर और ले ली, क्योंकि जनरली हम 4 वायर, 6 वायर, 8 वायर ऐसे यूज करते हैं, तो हमारे पास जो लैब्स के अंदर अवेलेबल होते हैं जनरली 4 और 8 वायर के अवेलेबल होते हैं, हो सकता है 10 मीटर के भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एंड हो गया 400 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे हम बाइंडिंग स्क्रूज लगा दें। अगेन ये जो हमने कनेक्टिंग स्ट्रिप्स यूज करी है, ये वाइड यूज किए, वाइड कॉपर स्ट्रिप्स, इनका वाइड लेने का मतलब इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस होता है इक्वल टू रो एन बाय ए, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो इन वायर के अक्रॉस होगा, इनके अक्रॉस नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए हमने कि पोटेंशियल का जो ड्रॉप हो वो इस कांस्टेंट या मैग्नेटिक वायर से हो, ना कि इस जो कनेक्टिंग स्ट्रिप्स हैं इससे हो, इसलिए हमने इनको वाइड यूज किया है। यहाँ पे हमने बाइंडिंग स्ट्रिप्स ले ली, सपोज इस वायर को हमने नाम दे दिया ए बी पोर्शन। अब क्योंकि इसका काम पोटेंशियल मेजर करना है, और पोटेंशियल आपको पता है तब डेवलप होता है जब उस सर्किट के अंदर करंट पास होता है, तो हमने इन टर्मिनल्स के अक्रॉस करंट सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। सपोज करंट सोर्स में से बैटरी यूज कर ली, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये बैटरी इसके अंदर करंट देगी, और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमें ये याद रखना है कि करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है जो इस सर्किट से होगा। इस सर्किट को हम ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं, ड्राइवर सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि ये करंट देगा, जो सेल बैलेंस कर रही है उससे करंट रन नहीं होगा, एक्चुअली इससे होगा। तो करंट को मेजर भी करना और करंट को कांस्टेंट भी रखना है। तो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो आपके पास क्या होती है, एमीटर। तो ये एक एमीटर हो गया, लेकिन यहाँ पे ए वर्ड में पहले डाल चुका हूं नाम, तो मैंने इसको A1 कह दिया, ठीक है। इसको सीरीज में जोड़ना है तो ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये जो करंट है हम इसके अंदर नोट कर रहे हैं इस पोटेंशियल सोर्स से कि भाई ये कितना करंट दे पा रहा है या ये करंट कितना ड्रा कर रहा है, उस करंट की वैल्यू इसके अंदर आनी कांस्टेंट रखनी है। अगर एनी हाउ किसी तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान ये चेंज हो रही है तो हमें उससे कांस्टेंट वापस उस वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो इस करंट की वैल्यू को चेंज करना बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला रेजिस्टेंस मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, रियोस्टेट। तो आप क्या कनेक्ट कर देते हैं, रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं। ये ले लेते हैं, ये वाला तो एंड तो रियोस्टेट का फ्री एंड हो गया, और ये वाला आपके पास मूवेबल एंड हो गया। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम ये चाहते हैं कि हमने इस सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस ही इंट्रोड्यूस किया है, तो रियोस्टेट से तो वैल्यू नॉट थोड़ी होती है, तो उसकी वजह हम रेजिस्टेंस बॉक्स या पोस्ट ऑफिस बॉक्स ताकि हमें पता चल जाए हमने सर्किट में कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। ये इसका कैसा एंड हो गया भाई, मूवेबल एंड, ठीक। और ये था फिक्स्ड एंड। तो यहां हमने एक लगा दी की, ताकि इस सर्किट के अंदर करंट हमेशा ना चालू रहे, क्योंकि अगर फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो
तो ये वायर हीट अप हो जाती है, जिसके कारण से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो हमने तो कोशिश करके कि अल्फा कम है वो मटेरियल चूज किए कांस्टेंट और मैग्नेटिक के, फिर भी हम अपने एहतियात के तौर पे ये रखते हैं कि इस सर्किट को जब काम में लें तभी हम इसको क्लोज रखें। तो ये की होगी हमारे पास से के। जब इस की को क्लोज करेंगे तो की क्लोज करते ही सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तो ये इसके अंदर ये क्योंकि पोटेंशियल एंड पॉजिटिव था तो अल्टीमेटली दूसरा एंड किस पे था, नेगेटिव। तो यहाँ जो पोटेंशियल सपोज इसका V है तो V अप्लाई हो रहा है, V यहाँ से यहाँ जैसे जैसे जाते जाएंगे जीरो तक क्या होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। मींस ऑब्वियसली पोटेंशियल इसकी लेंथ के अलोंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और ऑब्वियसली फॉल हो रहा है। तो अगर सपोज इस सेल की वैल्यू जो EMF हम ले लेते हैं E, ठीक। अब हम बात करना चाहते हैं इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। ये सर्किट ऐसा सर्किट है, चाहे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तब, चाहे EMF कंपेयर करनी हो तो, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो, ये सर्किट तो हमें बनाना ही बनाना है। और इस सर्किट को हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। या इस जो सेल है यहाँ पे यूज की जाती है, इसको हम ड्राइवर सेल बोलते हैं, ड्राइविंग सेल, या इसको ड्राइवर सर्किट भी कहते हैं, ड्राइवर सर्किट। हाँ, इतना कर सकते हैं हम कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, ऑल्दो है तो 6 वायर 8 वायर 10 वायर, लेकिन लेंथ ज्यादा होती है तो इसलिए हम उसको एंटायर एक लेंथ पे सीधा 100 सेंटीमीटर अपने जो डायग्राम ड्रा करेंगे वहां शो कर सकते हैं कि 10 मीटर का है 8 मीटर का, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये ए एंड और ये बी एंड और इसके बीच में ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की। तो इसके प्रिंसिपल को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लें या एक वोल्टमीटर। सपोज ये पॉजिटिव एंड था तो ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव एंड, और इसको किसी एक जॉकी से, ये हो गया आपके पास जॉकी जे, और ये किसी एंड के ऊपर जब स्लाइड करेंगे तो इसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल का डिफरेंस है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, मींस एजे के बीच में, उस एजे के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एजे, ठीक है। तो अब इसके हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल इसका, ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में किसी रेजिस्टेंस में से अगर किसी सोर्स से करंट जाता है तो उसके अक्रॉस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और वो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा या फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। मींस स्मॉलर लेंथ पे अगर पोटेंशियल काउंट करेंगे तो कम आएगा, लार्जर लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसके लिए भी दो कंडीशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में ये लिखते हैं द फॉल इन पोटेंशियल, द फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हैं। तो फॉल इन पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर और कंडक्टर, across any portion of wire or conductor is directly proportional to the length of that portion of wire, लेंथ को अगर हम n लेंगे, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन जरूरी हैं कि क्या, कि करंट जो पोटेंशियोमीटर वायर में वो कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे रियोस्टेट लगाया है ताकि करंट की वैल्यू क्या रहे, अगर चेंज भी होगी तो वापस सर्किट को हम कांस्टेंट करंट पे मेंटेन कर दें। प्रोवाइडेड दैट वायर is of uniform area of cross section, wire is of uniform area of cross section। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कि को इस पे हम स्लाइड करने की घिसटने की बजाय
टच करते हुए बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करना चाहेंगे करेंगे, क्योंकि अगर इसको इसके ऊपर स्लाइड करोगे रिसेट होगे तो इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो सकता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा उससे, तो इसलिए ऐसा हम नहीं करेंगे। सो इसे प्रोवाइडेड दैट द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ए कांस्टेंट current is maintained across it, कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। दैट इज आपके पास, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। कंडीशन क्या है आपके पास, एक तो करंट कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें, पहले तो इस प्रिंसिपल को निकाल लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं इस प्रिंसिपल को। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये वायर था पूरा, टोटल एक वायर था और इसको हमने किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, कितनी वैल्यू से ई वैल्यू से, ठीक, कोई रेजिस्टेंस भी लगा दिया, और इससे जब ये करंट ड्रा होगा तो करंट इस रेजिस्टेंस में से, अगर करंट इस पोटेंशियोमीटर वायर का करंट मान ले आई, रेजिस्टेंस आर, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू कितना होगा, I इनटू R, जो भी हम यहाँ पे टच कर रहे होंगे जिस भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो हमने कहा कि फ्रॉम ओम्स लॉ एज V इज इक्वल टू होता है I इनटू R, दिस इज फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर अब R की वैल्यू यूज करें तो R कितना होता है, रो L बाय A, क्योंकि हम यूज करते थे R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। अब यहाँ पे हम देखें, करंट हमने क्या कहा है, कांस्टेंट रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रखना है, और रो जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि हमने कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेट एक बार चूज कर ले तो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड है, ये भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये जो पैरामीटर है ये क्या हो गया है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को अगर हम K लिख दें, ठीक है, और इस कांस्टेंट को हटाएं तो इसका मतलब जो V है वो किसके प्रोपोर्शनल है, L के प्रोपोर्शनल है। इसको अगर हम K बोल दें, I रो बाय A को, और ये स्टेटमेंट क्या आपकी, तो अगर इसको लिखेंगे तो V इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, K इनटू L, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जो पोटेंशियल है डिफरेंस उन दो टर्मिनल्स के बीच, वो उस पोर्शन की जो लेंथ है, एक जे पोर्शन की लेंथ, उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, कब, जब करंट कांस्टेंट रखा जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तब अब यहाँ पे जो K लिखा है, K टर्म क्या है, यहाँ हम लिखते हैं K को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे, क्योंकि K अगर लिखें, सिंस K इज इक्वल टू V बाय L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, fall in potential per unit length means change in potential per unit length, change in potential और per unit length, delta V by delta L लिख लीजिए या dV by dL लिख लीजिए, ठीक है। और आप कहते थे कि change in certain quantity with distance is called gradient, जैसे change in temperature with distance, temperature gradient, change in pressure with distance, pressure gradient, change in velocity with distance, velocity gradient, change in potential with distance, potential gradient। इसका मतलब इस टर्म को हम क्या कहेंगे, we will be calling as potential gradient, इसको हम potential gradient कहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि gradient चाहे किसी स्केलर का भी ले तो भी वो एक वेक्टर होता है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, that is we are calling it as potential ग्रेडियंट, ठीक है। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी डिस्कस करते हैं इसको, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। कभी आप सोच रहे हो कि पोटेंशियल स्केलर है और लेंथ भी स्केलर है तो ये स्केलर होगा, नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। लेंथ पर सेंटीमीटर लोगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर और मीटर में लिखो तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
बिना पोटेंशियल ग्रेडियंट के हम ये तीनों में से कोई सा भी काम नहीं कर सकते। सो यहां हमने देखा कि के जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको कहें वो आपके पास का V बाय एल, V और L के रेशियो, ना तो ये V पे डिपेंड कर रहा है और ना L के ऊपर डिपेंड कर रहा है अकेला, बट रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, ये याद रखना। क्योंकि हमने देखा अगर ये हम ले लेते हैं y एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल और x एक्सिस के ऊपर लेंथ ले लें, तो ये y एक्सिस बटे x एक्सिस का रेशियो और y बाय x परपेंडिकुलर टू द बेस टेंजेंट थीटा, तो ये आपके पास क्या हुई, स्लोप ऑफ VL कर्व। स्लोप का मतलब क्या, टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब जो की है वो किससे पता चला आपको, टेंजेंट थीटा से पता चल सकता है, या फिर किससे पता चल सकता है, V बाय L लिखने की बजाय हम इसको dV बाय dL लिख ले तो उससे भी पता चल सकता है। ठीक, तो अगर सपोज हमारे पास ये दो ग्राफ है, ये किसी पोटेंशियोमीटर के लिया है और ये किसी दूसरे पोटेंशियोमीटर के लिया है, ठीक है, सपोज ये x और ये y, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये स्लोप होगी से थीटा 4 y हो गया, तो ये थीटा 4 किसके लिए हो गया, x हो गया, थीटा 4 x और ये थीटा 4 y, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप है वो किसको बताएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट को बताएगी। अब याद रखना कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जितना कम से कम होगा, के जितना लीस्ट होगा, लीस्ट मतलब कम से कम वैल्यू है, वो पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव, मोर सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर को बताएगा, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। मींस के का मान, एक तो सपोज हमारे पास किसी पोटेंशियोमीटर का अगर आ जाए सपोज 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, और एक किसी दूसरे का आ जाए सपोज के इज इक्वल टू 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसका के की वैल्यू कम है, तो ये इस पोटेंशियोमीटर के कंपैरेटिव क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हम लिख रहे हैं कि के होता है आपके पास V बाय L, जो पोटेंशियोमीटर छोटे से छोटे पोटेंशियल को, माइन्यूट से माइन्यूट पोटेंशियल को, लीस्ट से लीस्ट पोटेंशियल को रीड कर पाएगा, V जिसका लीस्ट से लीस्ट होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, एक्यूरेट होगा, तो V जिसका कम होगा उसका मतलब के भी क्या होगा, कम, के भी क्या होगा, कम, तो के क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, और के कम का मतलब L क्या होना चाहिए, ज्यादा। मींस फॉर हैविंग sensitive potentiometer मींस के कैसा हो, लीस्ट हो, के कम रखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, V लीस्ट होना चाहिए, V मेजर्ड B टू बी लीस्ट, ये कम से कम होना चाहिए, एंड L शुड बी लार्जर, क्योंकि जैसे लेंथ बढ़ेगी तो के की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, तो लार्जर लेंथ पोटेंशियोमीटर आर मोर सेंसिटिव। इसका मतलब अगर हमने 4 मीटर के जगह 8 मीटर का यूज करेंगे तो वो ज्यादा सेंसिटिव को, उसी मटेरियल का आपने यूज किया तो उसी सेल को, उसी ड्राइवर सेल को अगर यूज किया, अगर कंपैरेटिव 8 की बजाय 10 का यूज करोगे तो वो और भी ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो L मींस दैट इज लार्जर लेंथ पोटेंशियोमीटर आर मोर सेंसिटिव। तो दो पैरामीटर हमारे पास हो गए, एक तो V कम से कम मेजर करने वाला या एक लार्जर लेंथ लेने वाला। तो एक तो V क्या हो, कम हो, और V कम होने से क्या हो जाता है, K कम हो जाता है, हमने तो K कम चाहिए, तो K उसका कम होगा जिसकी स्लोप कम होगी, क्योंकि V बाय L जो कर्व है उसकी स्लोप किसको बता रही है, K को, तो यहाँ पे इसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप ज्यादा है, तो इसकी K की वैल्यू देखो और इसकी वैल्यू को कंपेयर करें, इसको Kx कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, Ky, ठीक है, क्योंकि थीटा आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा, थीटा किसका कम है, y का कम है और x का क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ky का कम है और x का क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब y इज मोर सेंसिटिव देन x, y इज मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो हमने
जिसकी स्लोप कम होगी v बाई एल कर्व की वो देखना। अगर l बाई v कर ले, उल्टा ले ले, l बाई v कर्व इधर l लिया जाए इधर v लिया जाए, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो ज्यादा सेंसिटिव, जिसकी स्लोप कम होगी वो कम सेंसिटिव। लेकिन अगर v बाई एल कर्व है तो जिसकी स्लोप कम, वो स्लोप कम का मतलब k की वैल्यू क्या हो, कम, ठीक है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। एक चीज और यहाँ ध्यान रखने की है कि k v और l के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ना v आया ना i, क्योंकि k कितना है, देखिए यहाँ k इज इक्वल टू i रो बाय a, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू इन पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। अब हमने कंडीशन मेंशन कर दी थी कि एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और करंट भी कैसा रखा जाना चाहिए, कांस्टेंट। अगर किसी पोटेंशियोमीटर का आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज करना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज करने का तरीका क्या है, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि आप उसका करंट की वैल्यू को चेंज कर दो। करंट की वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे कि अगर इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम, और इस रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रियोस्टेट यूज किया है। और कितना रेजिस्टेंस बढ़ा करके कर दिया है, कितना कम कर दिया, इसलिए हमने उसकी वैल्यू को नोट करना हो तो हम रियोस्टेट की बजाय हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स या रेजिस्टेंस बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। और एमीटर भी इसलिए लगाएंगे ताकि पता चल जाए कि करंट कितना है, एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट इसमें से लेंगे, ठीक है, और उसको हम फिक्स रखेंगे। तो ये k किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो v पे डिपेंड कर रहा है, ना किस पे डिपेंड कर रहा, l पे, बट रेशियो ऑफ v एंड l, रेशियो ऑफ v एंड l पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपने ये पढ़ा था E इज इक्वल टू होता है माइनस dv बाय dr, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज पोटेंशियल। ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इधर की तरफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो रही, ठीक है, और उसका माइनस साइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन डिक्रीज पोटेंशियल होता है, तो dv को अगर चेंज इन पोटेंशियल लिख दे, dl को लिख दे ये, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इससे अलावा अगर आप ये देखना चाहें कि हम इसको k को लिख रहे हैं dv बाय dl, तो v क्या है, स्केलर, और d बाय dl होता है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का एक वेक्टर होता है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, और हमें k कम से कम लेना। अगर k पता चल गया ना, क्योंकि अगर k की वैल्यू पता चल गई तो v इज इक्वल टू कितना है, k इनटू l। इस लेंथ का चाहिए तो उस k से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लार्जर लेंथ का चाहिए तो उस लार्जर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे।